भाई लोग, सोलन टू अनरेवल टांग सेट का ये एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज इस एपिसोड को भी भर भर के लाइक करें। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा को देखते हैं जो कहता है कि टीचर वांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कड़ी मेहनत के लिए, और हम वापस से जा रहे हैं थोड़ा और ट्रेन करने के लिए। और थका हारा वांगडोंग कहता है कि ट्रेनिंग, हर रोज बस तुम ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही करते रहते हो क्या? तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं पता है क्या? मैं इसके बाद सबसे पहले तो जाके नहाऊंगा और फिर एक झपकी लूंगा। और ट्रेनिंग की बात को सुन के टीचर वांग भी इन दोनों को जाने की इजाजत दे देते हैं और इन्हें जाते हुए देख सोचते हैं कि ये दोनों काफी अमेजिंग है और अब इनके पास तो 4 डिफरेंट स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटीज हैं, तो यही पक्का हमारे जीतने की चाबी होंगी। और तभी टीचर वांग किसी अननोन पर्सन को आते हुए नोटिस करते हैं, जिन्हें देख के ये थोड़े से हैरान भी होते हैं। और तभी हम युहा और वांगडोंग के आगे 2 मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि युहा और वांगडोंग का रास्ता रोक लिए होते हैं। तो वांगडोंग इन दोनों से कहता है कि क्या आप दोनों साइड में हट जाएंगे जिससे कि हम यहाँ से जा सकें। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, लेकिन इस बंदे को यहीं पे रुकना होगा, हमें इसके साथ कुछ बातचीत करनी है। तो युहा कहता है कि लेकिन मैं आप लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। तो इसके साथ में जो टकला होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम हमें जानते नहीं हो ना। और इतना कह के ये अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करता है इन सभी के ऊपर, जिस वजह से टीचर वांग और जू सांसी को काफी तगड़ा शौक लगता है और वो एकदम फ्रीज ही रह जाते हैं। और इस तरफ युहा इसकी मेंटल एबिलिटी से फाइट करते हुए मन में कहता है कि इसके पास भी एक मेंटल एबिलिटी है, ना जाने ये दोनों क्या सोच रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस बंदे की जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका वांगडोंग और युहा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और इस चीज को देख के ये मन में कहता है कि ये दोनों बच्चे, ऐसा दिखता है कि मेरे अटैक का इनके ऊपर असर नहीं हुआ है। और फिर ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि हमें तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, हम तो बस तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि बाकी लोगों को नुकसान ना पहुँचे इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। और तभी टीचर वांग और जू सांसी ये दोनों ही होश में आ जाते हैं। और तभी टीचर वांग काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि अभी अभी उन लोगों ने मुझे अपने एक स्पेल में फंसा लिया था, ये दोनों ताकतवर है हम दोनों से भी ज्यादा, और इनमें से तो एक के पास मेंटल टाइप एबिलिटी भी है। और मैं युहा के साथ जाता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो वांगडोंग चिल्लाते हुए कहता है कि रुकिए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है और एक नजर में देख के आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों काफी बुरे लोग हैं। तो टीचर वांग युहा के साथ यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम दोनों ज्यादा चिंता मत करो। और अब जब उन लोगों ने हम लोगों तक यहाँ तक पहुँचने का डिसाइड किया है तो वो लोग भी कोई बचकानी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे जिंगलो टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। और इतना कहकर टीचर वांग युहा को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं। और वांगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में ये ठीक रहेगा? तो जू सांसी कहता है कि चलो वापस चल के सभी को इस बारे में बताते हैं, और अगर हम पहले से केयरफुल रहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिर हम इन दोनों मिस्टीरियस बंदों के सामने टीचर वांग और युहा को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ युहा कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है और क्या बात है। तो ये टकला कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन हम तुम्हें काफी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट एजेंस तुम्हारी आईज है ना, और तो और तुम्हारी फर्स्ट एबिलिटी मेंटल स्पाई और शेयरिंग है ना, जबकि तुम्हारी सेकंड एबिलिटी एक इल्यूजन है, और लगता है कि ये तुम्हें नॉर्टन प्लेन के एक वॉर्म से मिली है, और तो और तुमने अपने आप को ट्रेन करके टांग सेक्टी टेक्निक्स को हासिल किया है। और इनकी इन बातों को सुन के युहा काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है कि ये लोग तो काफी कुछ जानते हैं, ये लोग तो सच में काफी डरावने हैं। और फिर ये टकला कहता है कि मेरा नाम लांगिया है और ये मेरा भाई यू ताओ है, और हम बेंटी सेक्ट से हैं। और बेंटी सेक्ट को सुन के टीचर वहाँ काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं कि ये तो वही सेक्ट है जिसने अपने आप को काफी लंबे समय से छिपा रखा है, और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग सेक्ट है जिसने बाकी के डेमोनिक सेक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है, और ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय सेक्ट बेंटी सेक्ट है। और लांगिया कहता है कि युहाओ, हमारा उद्देश्य तुम्हें ढूंढने का काफी सिंपल है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेक्ट लौट के चलो। और लौट के चलने वाली बात को सुन के युहा थोड़ा सा चौंक जाता है। तो लांगिया बताता है कि हाँ, बेंटी सेक्ट के अंदर ऐसे स्पिरिट मास्टर्स होते हैं जिनके पास ह्यूमन बॉडी पार्ट स्पिरिट एजेंस होता है, और अब जब तुम्हारा स्पिरिट एजेंस तुम्हारी आईज हैं तो फिर तुम भी हमारा एक हिस्सा हो, और हम यहाँ पे तुम्हें वापस घर ले चलने के लिए आए हैं। और इस बात को सुन के टीचर वांग मन में कहते हैं कि ये लोग तो मेरे सामने ही युहा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो युहा कहता है कि आपकी इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं शेरेक का एक मेंबर हूँ और कम से कम अभी मेरा किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने का प्लान नहीं है। तो लांगिया कहता है कि नंबर 1 अकेडमी, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं दिखती है, और उन्हें ऐसी भी क्या जरूरत है कि तुम जैसा एक बच्चा इस इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे, जबकि हमारा जो सेक्ट है वो बॉडी स्पिरिट एजेंस के साथ काफी फेमिलियर है, और तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से मैं तुमसे वादा
करता हूँ कि तुम 20 सालों में तुम पूरी दुनिया को चौंका दोगे। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हारे फायदे ही फायदे होंगे। तो यह कहता है कि नहीं, स्कूल मेरी फैमिली है और ये मेरे घर जैसा, जहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगता है और संतुष्टि भी होती है, इसलिए मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ करें, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कह के युहा यहाँ से जाने लगता है और इस वजह से यूताओ को युहा के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये युहा को पकड़ने के लिए अपने हाथ को एक्सपेंड करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बस तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। और तभी युहा मेंटल शॉक से यूताओ के ऊपर अटैक करने लगता है और युहा को ऐसा करता देख लांगिया भी अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करने लगता है और कहता है कि ना समझ बच्चे मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहे हो, वो भी मेरे आगे। लड़के, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और लांगिया के मेंटल एबिलिटी की वजह से युहा को काफी तगड़ा शॉक लगता है और इसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से युहा की थर्ड आई ओपन हो जाती है, जिस वजह से लांगिया की मेंटल एबिलिटी युहा के ऊपर पूरी तरीके से बेअसर हो जाती है। और इस चीज को देख के लांगिया भी काफी हैरान होता है और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो मेरे अटैक से आजाद हो गया है और इसे तो ऐसा नहीं कर पाना था। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पिरिट एजेंस अवेकन हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे कि इसे हमारे सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता हो। और तो और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये अवेकन हो चुका हो। और इतना सोचने के बाद लांगिया अपनी एबिलिटीज को हाई लेवल पे यूज करने लगता है और अपनी इविल सी स्माइल के साथ कहता है कि इंटरेस्टिंग, तो फिर चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और इतना कह के लांगिया अपनी मेंटल एबिलिटी से युहा के ऊपर अटैक कर देता है। और तो और यूताओ ने भी युहा के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी एक शेडो सी काफी तेज युहा के आगे आ जाती है, जिस वजह से लांगिया का जो मेंटल अटैक होता है वो पूरी तरीके से बेअसर हो जाता है। और इस मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में लेग पीस होता है, जिसे देख के ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और तभी ये मिस्टीरियस पर्सन अपने लेग पीस को यूताओ के मुंह में ठूंस देता है और इस मिस्टीरियस बंदे के आने से ही लांगिया का जो मेंटल अटैक होता है वो यहाँ से दूर हटने लगता है। और इस चीज को देख के लांगिया भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मेरा अटैक पूरी तरीके से बेअसर हो गया है और यहाँ तक कि यूताओ की भी काफी बुरी हालत हो गई है। और फिर हम यूताओ को देखते हैं जिसके मुंह में लेग पीस ठुसा हुआ होता है, जिस वजह से इसके दांत भी टूट गए होते हैं और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं जुआन लाओ होते हैं और ये स्वैग मारते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी काफी सारी रोस्ट फिशेस खाई हैं, इसलिए अब मुझे तुम्हारी उस उदारता का एहसान चुकाने की जरूरत है। और ये किस तरीके के कुत्ते बिल्ली हैं जो कि हमारे शहर के साथ पंगा ले रहे हैं? तुम लोग तो खुद मुसीबत में हो और तब भी तुम्हारी इसे किडनैप करने की हिम्मत हुई। और जुआन लाओ को यहाँ पे देख के टीचर वांग और याओ ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। और जुआन लाओ को देख के लांगिया मन में कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये पूछता है कि आप कौन हैं? तो जुआन लाओ कहता है कि तुम दोनों की तो बात ही क्या करना, यहाँ तक कि अगर यहाँ पे तुम्हारे सेक्ट का वो मॉन्स्टर भी होता, यहाँ तक कि तब भी वो मेरे इतने करीब खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता। और जुआन लाओ की इस बात को सुन के लांगिया काफी ज्यादा डर सा जाता है और घबराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम तो हाई शेंग जी से होना, और हाई शेंग जी से इसका मतलब पोसाइडन कोर्ट से है। और फिर जुआन लाओ काफी गुस्से में कहते हैं कि अब जब तुम हाई शेंग जी शब्द अब भी जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने देता हूँ, इसलिए मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। और जुआन लाओ के गुस्से को देख के इन दोनों की काफी ज्यादा तगड़ी वाली फट जाती है और ये काफी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये तो पोसाइडन कोर्ट का एक एल्डर है। और ये जुआन लाओ की बात पे हाँ करते हुए यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। और तो और ये जाते हुए जुआन लाओ को धन्यवाद भी करते हैं इनकी जान बख्शने के लिए। और यह काफी ज्यादा खुश होते हुए जुआन लाओ को धन्यवाद करता है और जुआन लाओ भी काफी खुश होते हैं और ये मन में कहते हैं कि लिटिल युहा के सामने खड़ा होना मुझे तो सच में काफी अच्छा लगता है और इस वजह से अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर जुआन लाओ युहा से कहते हैं कि तुम शेरेक का एक हिस्सा हो तो फिर किसकी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत होगी। और तभी यहाँ पे गुस्से में आग बबूला होती हुई माँ जियाओताओ आ जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे लिटिल ब्रदर को बुली करने की, मैं तुम सभी को ही मार दूंगी। और जियाओताओ के पीछे पीछे वांग डोंग भी आ जाता है और जियाओताओ को ऐसे देख के जुआन लाओ इससे कहता है कि ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो। और जुआन लाओ को यहाँ पे देख के माँ जियाओताओ की बोलती बंद हो जाती है। और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो और इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रेन करना और मैं तुम लोगों के मैच को देखने के लिए जरूर आऊंगा। और जुआन लाओ की इस बात को सुन के ये सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और जोश से हाँ करते हैं। और जैसे ये सभी बच्चे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो टीचर वांग जुआन लाओ के पास आते हुए कहते हैं कि जुआन लाओ, मुझे नहीं लगता कि बेंटी सेक्ट को लेके ये जो मसला है वो इतनी आसानी से खत्म होगा। जिस पे जुआन लाओ कहते हैं कि हाँ, वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेंगे, इसे मुझे जल्द से जल्द अकेडमी लौटने की जरूरत है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो ओल्ड
मोस्टर इतनी जल्दी कुछ ना करे। और इस तरफ जैसे ही यह इन सभी को बेंटी सेक्ट के बारे में बताता है तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इनके होश उड़े हुए देख यह भी थोड़ा सा घबरा सा जाता है और कहता है कि क्या ये बेंटी सेक्ट इतना ज्यादा डरावना है। जिसपे बई बताता है कि हाँ काफी डरावना है। बेंटी सेक्ट शेरेक और सनमून किंगडम की मिंगदे हॉल और इन तीनों को ही टॉप 3 फोर्सेस माना जाता है। और वो 2000 साल पहले हम लोगों से हार गए थे। वो लोग अच्छे नहीं है और न ही डेमोनिक हैं। वो लोग तो बस वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बेरहम है। और वैसे तो वो नॉर्मली छिपे रहते हैं, लेकिन यह उनका ध्यान अब तुम पे आ गया है, इसलिए अब से तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। तो माजियाओ कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम सिस्टर के रूम में सो सकते हो। इस बात को सुन के वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं युहा को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और बई कहता है कि कोशिश करना कि तुम अकेले ना रहो। तो युहा हंसते हुए कहता है कि जब तक कि यहाँ पे जुआन लाओ है तब तक सब ठीक है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ध्यान तो हमें अपने मैच के ऊपर देना चाहिए। और युहा की इस बात को सुन के ये सभी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोल इंटू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड से वो बैटल शुरू होने वाली जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और अकेली इस एक बैटल के अंदर ही पूरे टूर्नामेंट से भी कहीं ज्यादा गलत सीन होने वाले हैं। इसलिए भाई लोग अब से हर एक एपिसोड पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे कि मुझे भी इन्हें बनाने में मजा आए। और अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी बैटल को आज ही कवर कर लूं। तो फिर चलिए अपने इस खतरी से एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फाइनल मैच का आखिरकार दिन आ गया होता है और यहाँ की रोडें खचाखच एक्साइटेड लोगों से भरी हुई होती हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। और ये सभी ही इस बैटल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। और आज के मैच के लिए इन सभी के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता है और इस तरीके की एक्साइटमेंट आज तक कहीं पर भी देखी नहीं गई थी। और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि शेरेक जीतेगी, तो दूसरा कहता है कि शेरेक का जो लाइनअप है वो एकदम खराब हो रखा है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और तभी यहाँ पे शेरेक के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स का काफी धमाकेदार स्वागत किया जाता है और काफी सारे लोग शेरेक को देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह ये तो शेरेक है, शेरेक सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो निश्चित रूप से शेरेक इस बैटल को जीतेगी। और तभी यहाँ पे सनमून किंगडम की रॉयल अकेडमी का स्वागत किया जाता है और रॉयल अकेडमी को देख के ऑडियंस कहती है कि देखो तो कि कैप्टन माँ कितने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, और जरा देखो तो कि जिया होंगचेन और मैंग होंगचेन ये फेमस सिबलिंग्स भी फाइट कर रहे हैं। और इस तरफ मारू लोंगमन में कहता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया और अब बस ट्रॉफी हमारे ही हाथों में आने वाली है। और इस तरफ जिया होंगचेन भी सीरियस होता है और इमन में कहता है कि आखिरकार समय आ ही गया ये देखने का कि हम में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तभी मैंग होंगचेन की नजर वांग डोंग के ऊपर पड़ती है, तो ये उसे देखते हुए कहती है कि इसकी आई लैशेस काफी लंबी हैं और तो और लॉन्ग और फ्लफी भी हैं, ये तो सच में काफी प्रिटी है। और तो और इसकी बॉडी भी काफी अच्छी शेप में है, ये तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है, वाकई में काफी सुंदर। और ये मैंग होंगचेन वांग डोंग के ऊपर लट्टू हो जाती है और उसे देख के खुश होने लगती है। तो इससे परेशान इसका भाई जिया होंगचेन इससे कहता है कि हे अब तुम उसके पीछे पागल मत हो जाना, और क्या तुम थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो सकती हो, और प्लीज उससे ज्यादा मैच पे ध्यान दो। और तभी स्टेडियम के अंदर एक काफी भारी आवाज गूंजती है और वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है। और इस आवाज को सुन के दाई याओहेंग और याओ ये दोनों ही चौंक जाते हैं। और पीछे से एम्परर कहता है कि मैच काफी जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए प्लीज आपको जो बोलना है जल्दी बोलिए। और ये बंदा जो होता है ये व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हुआ होता है। और दाई हुआ को देख के युहा काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि असल में ये बंदा तो वही है। और व्हाइट टाइगर ड्यूक को यहाँ पे देख के दाई याओहेंग मन में कहता है कि फादर क्या ये मेरी फाइट को देखने के लिए आए हैं। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि आज हम सभी ही इन टैलेंटेड यंगस्टर्स के बीच के मैच के गवाह होने वाले हैं और इस चीज से मैं काफी ज्यादा प्रसन्न भी हूँ। और जो भी इस बैटल का चैंपियन होगा उसे 3 स्पिरिट बोन और 10 लेग गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों ही तरफ की टीमें हम सभी के ही सामने एक काफी एक्साइटिंग मैच को प्रस्तुत करेगी। और मैं आप सभी का ही स्वागत करता हूँ इस मैच को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। और इस मैच के जो जज होंगे वो जिनजू होंगे। और तभी आसमान में से एक काफी खतरी तरीके से एक काफी ताकतवर इंसान एंट्री मारता है और ये पहलवान सा दिखने वाला बंदा ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये तियानशा डोलियो हुआंग जिनजू है। और हुआंग जिनजू कहता है कि मैं आप सभी का काफी बड़ा आभारी हूँ जो आप सभी ने ही मुझे इस काम से सम्मानित किया है, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तभी हुआंग जिनजू किसी और डुओलो
को भी अपने पास महसूस करता है, जो कि टीचर वांग के पीछे बैठा होता है, जो कि और कोई नहीं जुआन लाओ होते हैं, जो कि आराम से बैठ के अपने लेग पीस को खा रहे होते हैं। और जैसे ही हुआंग जिनजू जुआन लाओ को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और तो और ये काफी ज्यादा डर भी जाता है और डरते हुए मन में कहता है कि क्या ये ओल्ड मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। और फिर ये अपने डर को काबू करता है और अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि ओ नहीं, मैंने लगभग अपने ऊपर से काबू खो ही दिया था और अगर इसे कुछ करना भी होता तो वैसे भी मैं इसे नहीं रोक पाता। और फिर ये कहता है कि मैं हुआंग जिनजू हूँ और मैं इस मैच का जज हूँ और मैं अब इस मैच के रूल्स को अनाउंस कर देता हूँ। ये पूरा मैच 3 राउंड्स के अंदर डिवाइड हो रखा है, जिनमें से पहला टीम बैटल होगा और दूसरा इंडिविजुअल बैटल होगी और सबसे आखिरी में 2-2-3 बैटल होगी। और जो ज्यादा से ज्यादा इन 3 राउंड्स में जीतेगा वही इस बैटल का अल्टीमेट चैंपियन होगा। और खतरे के चलते मैं सभी मेंबर्स की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और ऑडियंस कहती है कि ये शुरू होने वाला है, मैं सच्ची में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर जज कहता है कि इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही साइड अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगी। और फिर टीचर वांग इन सभी से कहते हैं कि अगर हम अपने प्लान को फॉलो करते हैं तो शेरेक निश्चित रूप से जीतेगी। और पहला राउंड जो होता है वो 7 वर्सेस 7 टीम मैच होता है और फिर दोनों ही टीम्स को बैटलफील्ड के अंदर आने के लिए कहा जाता है। और जो 7 मूनलाइट रॉयल एकेडमी से होते हैं वो माजू लोंग, मी जिया, मैंग होंगचेंग और जियाओ होंगचेन, चैन फई, जियाओ जिया फेंग और लिनजिन होता है। और शेरेक एकेडमी से जो 7 होते हैं वो दाई याओ हैंग, लिंग लुओ चैन, बै बै, जू सांसी, ही सई तो, जियांग नान और मा जियाओ होती है। लेकिन तभी ऑडियंस काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या यह और वांग डोंग इस बैटल के अंदर फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही दोनों तो शेरेक की जीत के पीछे विनिंग फोर्स थी ना। आखिर ये दोनों वहाँ पे चुपचाप क्यों बैठे हैं और क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्परर भी इस अरेंजमेंट को देख के काफी हैरान होता है और इस तरफ जिया होंगचेन भी थोड़ा सा निराश होता है और ये कहता है कि वो लड़ने के लिए ऊपर नहीं आया और मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इसके साथ फाइट करने का मौका मिले। और फिर हमें सन मून रॉयल एकेडमी के कोच को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होता है और ये भी काफी हैरान होता है और कहता है कि हमने जो भी एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे पूरी तरीके से बाहर है और क्या इन्हें किसी तरीके के चमत्कार की उम्मीद है। रुको, आखिर वो टीचर क्या सोच रहा है और ये तो हमेशा जीतने के लिए इनकी स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहते थे ना। और पिछला मैच जो हुआ था उसके अंदर वांग यान ने किसी भी तरीके की इन डेप्थ स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की थी और लड़ने के लिए लगभग ये पूरी तरीके से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर ही निर्भर थे। और इन्होंने ऐसा करके अपनी स्ट्रेटेजीज को इसलिए छिपा रखा होता है जिससे कि ये अपने अपोनेंट को झांसा दे सकें। और क्योंकि आज आखिरी मैच है इसलिए वांग यान ने इस मैच के लिए अपनी सबसे सटीक रणनीति बनाई है और इन्होंने अपने खुद के इस टैलेंट को यूज किया है जिससे कि ये शेरेक को जीत दिलवा सकें। और तभी किंग ड्यूक से कहता है कि ब्रदर, क्या आप इस मैच के लिए किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन लगाना चाहेंगे। तो दाई हुआ कहता है कि मैं दोनों ही टीम से अनफेमिलियर हूँ इसलिए मैं किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुम्हारा क्या, हमारे तो मन में पक्का कोई ना कोई टीम होगी ना। जिसके बाद किंग ड्यूक के कान में जाके कहता है कि मुझे जो लगता है वो यह है कि, और फिर ये फुसफुसाते हुए कुछ कान में कह देता है जिसपे ड्यूक कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है क्या। और फिर किंग कहता है कि चलो हम इसे मिलके देखते हैं। वैसे तो वो टीचर काफी ज्यादा यंग है लेकिन वो उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि वो दिखता है और मुझे विश्वास है कि हमें इस मैच के अंदर एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड के लिए सभी ही चुपचाप और बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी जरा सी भी चीज को मिस नहीं करना चाहता था। और तभी जज अपनी तेज आवाज में फर्स्ट राउंड के टीम मैच को शुरू कर देता है और जैसे ही मैच शुरू होता है तो शेरेक के सभी मेंबर्स अपनी स्पीड ड्रिंक्स को रिलीज करते हुए अपनी अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर रिलीज करने लगते हैं और माजियाता भी आगे बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से अपनी फायर रिलीज कर रही होती है। और इस तरफ तो रॉयल एकेडमी ने पलक झपकते ही अपने वेपन्स को तैयार कर लिया होता है और ये सभी ही काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं। और जैसे ये मैच शुरू होता है तो दोनों तरफ की टीमें तुरंत ही अपने अपने अटैक्स को करना शुरू कर देती है और दोनों ही तरफ से काफी विनाशकारी हमले किए जा रहे होते हैं। और ये बैटल इतनी ज्यादा एक्साइटिंग होती है कि कोई भी एक पल के लिए भी अपनी नजर इनके ऊपर से नहीं हटा पाता है। और ये जो बैटल ग्राउंड होता है ये पूरी तरीके से रेड जोन में बदल जाता है क्योंकि माजुल लोंग के सोल गाइड आर्टिलरी और माजियाता के फियोनिक्स मीटियोर की वजह से पूरे बैटल ग्राउंड के अंदर आग की बरसात होने लगती है जिस वजह से पूरा बैटल ग्राउंड धमाकों से गूंज उठता है। और माजियाता लगातार अपनी 6th स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर रही होती है क्योंकि ये भी टीचर वांग यान का प्लान का एक हिस्सा होता है। और इस तरफ वो यो सीक्रेटली अपनी स्पिरिट स्पाई एबिलिटी को रिलीज कर रहा होता है और इस तरह से ये अपनी स्पिरिट एबिलिटी को जू सांसी के साथ शेयर कर रहा होता है। और यहाँ का ऐसा करने का उद्देश्य एक
एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का होता है और स्पिरिट स्पाई की मदद से जू सांसी अपनी पोजीशन को टारगेट के साथ स्विच कर लेता है और इस तरीके से ये जियाओ होंगचेन को अपने अटैकर से करीब पहुंचा देता है। लेकिन जियाओ होंगचेन इससे जरा सा भी चौंकता नहीं है, बल्कि वो इसके बजाय काफी खुश होता है और ये अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल ही गई तुम्हें ये दिखाने की कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोलन टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैच से पहले स्ट्रेटेजी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मा जुलोंग कहता है कि हमारे प्लान की जो सबसे बड़ी बाधा है वो उनकी कैप्टन मा जियाओताओ है। वैसे तो मैं ये मानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें उसे हर हालत में अपने काबू में रखने की जरूरत होगी, वरना हमारा जो प्लान है वो कभी भी सफल नहीं होगा। और तभी कॉम्बेटेंट लिंसी उठ के आगे आता है और ये कहता है कि मैं ये करूंगा और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा उसे रोकने में और हमारा प्लान काम कर जाए, इसके लिए मैं उसे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करूंगा। और लिंसी की इस बात को सुन के मारूलोंग कहता है कि ठीक है, मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन तुम जितना हो सके उतना ज्यादा केयरफुल रहना, वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिंसी कहता है कि रिलैक्स, अगर हम हमारे डिफेंस की बात की जाए तो मुझे अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और हमारे जीतने के बाद तुम्हें मेरे साथ पार्टी करनी होगी। और फिर हमें प्रेजेंट बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंसी कहता है कि वो समय आ गया है और मैच के शुरू होने के बाद से मा जियाओताओ ने कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग अटैक्स करे जा रही है और इस तरफ लिंसिन इससे भिड़ने के लिए आया होता है और मन में कहता है कि ये वुमेन तो सच्ची में काफी ज्यादा डरावनी है और अब मैं इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का सामना करने वाला हूँ और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको निगल जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि मा जियाओताओ ने काफी खतरनाक तरीके से लिंसिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उस वुमेन से जिसे फायर डीमन भी माना जाता है और मैंने आज से पहले इतना ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने ब्रदर लोंग से वादा किया है कि एकेडमी के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर लिंजी आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। और तभी मा जियाओताओ ने इसके ऊपर फियोनिक्स रोर स्काई स्ट्राइक से अटैक कर दिया होता है और मा जियाओताओ का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक डिवाइस को मा जियाओताओ की तरफ थ्रो करते हुए मन में कहता है कि चलो आप तुम सन मून किंगडम के सोल स्पिरिट वेपन का स्वाद चखो। और फिर ये मा जियाओताओ से कहता है कि यहाँ से जाने की तो सोचना भी मत। और तभी ये डिवाइस मा जियाओताओ के पास में आके एक्टिवेट होने लगता है, जिस वजह से इसमें से व्हाइट लाइट निकलने लगती है और इस वजह से मा जियाओताओ भी थोड़ी सी हैरान होती है और इस चीज को देख के वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि दोबारा से वही शील्ड। और तभी हम एक और शील्ड को देखते हैं जिसके अंदर लिंजी होता है और इस तरीके से ये अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है और यह इस दूसरी शील्ड को देख के काफी चौंक जाता है। और अब यहाँ पे दो इंडेस्ट्रक्टेबल शील्ड्स हो गई होती हैं, जिसमें से बड़ी वाली को तो मा जियाओताओ को ट्रैप करने के लिए यूज किया गया था, जबकि इसने दूसरे वाले को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया होता है और साथ ही साथ ये मा जियाओताओ के अटैक को भी कंट्रोल कर लेता है। और इस नजारे को देख के किंग भी चौंक गया होता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक डिफेंसिव सोल स्पिरिट वेपन को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है सन मून किंगडम से। और इस तरफ मा जियाओताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये गुस्से की आग में जलते हुए कहती है कि धत तेरे की, आज मुझे वापस से ट्रैप किया गया, मैं इसे मार दूंगी। और इस तरफ लिंजी खुश होते हुए मन में कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है जो तुमने मुझे हल्के में लिया और जब तक की शील्ड डिसअपीयर नहीं होती है तब तक तुम मेरे साथ इस मैच को देख के एंजॉय करो। और यह कहता है कि सिस्टर के अटैक को ब्लॉक कर लिया गया, ये काफी बुरा हुआ। और बिना मा जियाओताओ के शेयर एक्टिंग अपोनेंट की टीम की आग में जलने लगती है और अब ये लोग फायर सपोर्ट के लिए सिर्फ सईतो और लिंग लियोचेन के ऊपर ही निर्भर हो सकते थे। और इस तरफ ये दोनों ही अपनी पूरी पावर से अटैक कर रहे होते हैं और सईतो कहता है कि धत तेरी की, हमें लगातार फायरिंग करते रहना होगा जिससे कि हम उन्हें जल्द से जल्द पीछे ढकेल सकें। और इस समय के दौरान ही जू सांसी भी अपनी टेलीपोर्टेशन वाली स्किल को यूज करता है जिससे कि वो अपने दुश्मन के करीब पहुंच सके, लेकिन कम कवर और काफी ज्यादा अटैक की वजह से ये अटैक नहीं कर पाता है और एक साथ काफी सारे अटैक के आने की वजह से जू सांसी को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। और इस तरीके से ये स्टेज के एज तक आ गया होता है और ये कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ, ये तो बस एक टैक्टिकल
रिट्रीट है और फिर हमें जिया होंगचन को दिखाया जाता है जिसे टेलीपोर्ट करके शेरेक टीम के पास भेज दिया गया था। और तभी हम देखते हैं कि जिया होंगचन के ऊपर एक शील्ड सी बन जाती है जिसके सपोर्ट में इसकी टीम लगातार स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। और जिया होंगचन के ऊपर ये जो शील्ड होती है ये इनविंसिबल शील्ड होती है जिसके अंदर से ये अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि चलो अब तुम सभी लोग इसे काफी अच्छी तरीके से देखना। और जिया होंगचन की इस एबिलिटी को देख के यह काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो स्पिरिट एबिलिटी क्या है। और वहाँ पे तो काफी सारे गोल्ड मेटल ऑर्ब्स हैं जो कि अपने शेप को बदल रहे हैं, जिसपे जिया होंगचन कहता है कि ये कोई रेगुलर गोल्ड मेटल ऑर्ब्स नहीं है। और इन गोल्ड मेटल ऑर्ब्स को शेप लेता देख यह भी काफी चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेटल ऑर्ब्स तो स्पिरिट कैनन्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये कैनन बन के तैयार हो जाते हैं जो कि काफी सारे होते हैं। और जिया होंगचन एक स्माइल के साथ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया। और ये सीन वाकई में देखने में काफी खतरी लगता है। और ये 128 सोल गाइड कैनन्स होते हैं। और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि ये तो गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है और तो और इसके पीछे तो 3 लेग्स भी हैं और लगता है कि इसकी स्पिरिट एसेंस तो 3 लेग्ड गोल्डन टॉड है। और इस तरफ जिया होंगचन सारे कैनन्स को अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है और कहता है कि जब मेरी डिफेंसिव शील्ड डिसअपीयर होगी तब तुम भी इस बैटल फील्ड से डिसअपीयर हो जाओगे। और इन कैनन्स को देख के भाई भी हैरान होता है और कहता है कि हे भगवान इसका ये अटैक कोई मजाक नहीं है। और इस तरफ दाई याओहेंग भी गुस्से से कहता है कि आ जाओ मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि तुम इस रास्ते से कैसे गुजरते हो। और इस तरफ से तो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो सभी ही 5th ग्रेड सोल स्पिरिट कैनन्स हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हैं। और जिया होंगचन की इतनी ज्यादा पावर यहां को अंदर तक हिला के रख देती है। और ये मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। और देख के ऐसा लगता है कि इस बंदे के घमंड के पीछे इसके पास काफी अच्छी स्किल्स भी हैं। और बैटल को देखते हुए किंग कहता है कि ये जो सन मून किंगडम की टीम है ये वाकई में काफी बेहतरीन है बैटल के फ्लो को कंट्रोल करने में। और देखते हैं कि शेरेक कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और मैच अब अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने लगा था, इसलिए जज ध्यान पूर्वक मैच में घट रही सारी घटनाओं के ऊपर अपनी कड़ी निगरानी रख रहा होता है और बीच में इंटरफेयर करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अब समय हो गया था कुछ ऐसा होने के लिए जिसके होने का किसी को विश्वास भी नहीं था। और क्योंकि मा जियाओताओ की डेमोनिक फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए बैटलफील्ड को घेरने के लिए पहले ही एक शील्ड को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन तब भी फायर डिसअपीयर नहीं हुई और शील्ड की वजह से फ्लेम्स का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा। और इस तरफ मारूलोंग खुश होता है और ही मन में कहता है कि वैसे तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे कम था, लेकिन हमने अपने लिए समय निकाल ही लिया। चलो लिंजिन अब तुम आ जाओ, तुम अपने टास्क को पूरा कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे हर किसी ने ही मा जियाओताओ की स्पिरिट पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब युहाओ ने इसकी डेमोनिक फायर को काम डाउन करा था तब मा जियाओताओ ने लेवल 68 पे ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे कि ये लेवल 70 स्पिरिट सेंट बनने के और भी करीब पहुंच गई थी। और जब लिंजी अपनी शील्ड को रिलीज करने लगा था तो तुरंत ही हीट और फायर इसकी शील्ड के अंदर घुसने लगी, जिसने लिंजी को पूरी तरीके से निगल लिया। और यहाँ तक कि मा जियाओताओ खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इस चीज को जज ने भी भांप लिया था, इसलिए नहीं चिल्लाते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ भी कर पाता उसे बचाने के लिए उससे पहले ही लिंजिन पलक झपकते राख में बदल गया और इस बैटलफील्ड के अंदर से पूरी तरीके से गायब हो गया। और सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब वो सन मून किंगडम की रॉयल एकेडमी के लिंजी को मरते हुए देखते हैं। और लिंजी की मौत से मारूलोंग काफी शॉक्ड होता है और यहाँ तक कि खुद मा जियाओताओ भी काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर ये ऐसा कैसे मर सकता है। और जब सन मून एकेडमी के बाकी के मेंबर्स देखते हैं कि मा जियाओताओ ने लिंजी को मार दिया है तो इन सभी की ही गंदी वाली सटक जाती है। और तभी एक बंदा बावलो की तरह मा जियाओताओ की तरफ चार्ज करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि कमीनी मैं तुम्हें मार दूंगा, जबकि मारूलोंग चैनफई को शांत होने के लिए कह रहा होता है। और तभी जिया होंगचन की जो शील्ड होती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है, जहाँ पे 128 स्पिरिट कैनन्स पूरी तरीके से चार्ज हो चुके थे। और जिया होंगचन इनसे फायर करने के लिए तैयार होता है और ये कहता है कि अब तुम बच के भाग नहीं सकते हो और चलो अब तुम मेरे कैनन्स का स्वाद चखो। सोलन टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 3 लेग्ड गोल्डन टॉड ये जिया होंगचन की स्पिरिट एजेंस है और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हुन दाओशी की सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिट एजेंस है। और तो और ये काफी रेयर स्पिरिट एजेंस भी है और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो गोल्ड एलिमेंट को कंट्रोल करने की है, इसलिए जिया होंगचन के जो गोल्ड ऑर्ब्स हैं वो असल में सोल स्पिरिट कैनन बैटल फॉर्मेशन के कोर हैं जो कि 4 स्पिरिट एबिलिटीज को फॉलो करती हैं और गोल्ड को
सॉलिडिफाई करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये देता है। और शील्ड के अंदर फॉर्जिंग शुरू हो जाती है स्पिरिट कैनन्स की, जिसके बाद ये अपनी 2 स्पिरिट एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है, जो कि गोल्ड बॉइलिंग और गोल्ड सैक्रिफाइस होती है, जिससे हवा में मौजूद जो गोल्ड एलिमेंट होता है उसे काफी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है अपने इस्तेमाल के लिए। और उन गोल्ड एलिमेंट्स को बर्न करने से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोल स्पिरिट कैनन्स के लिए, और इसी वजह से इसका गोल्ड के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। इसलिए इसे सन मून किंगडम के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। और तभी जिया होंगचन अपने कैनन से अटैक कर देता है, और सच में इसके ये कैनन काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। और इतनी खतरनाक फायरिंग को देख के युवा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, और यहाँ तक कि मुझे अपनी स्पिरिट स्पाइक को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बस ऐसे देख के बता सकता हूँ कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस तरफ मा जुलोंग चिल्लाते हुए कहता है कि जिया होंगचन इन सभी को तबाह कर दो। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन कैनन्स के अटैक दाई याओ हैंग की तरफ आ रहे होते हैं, जिनके लिए दाई याओ हैंग भी तैयार हो गया होता है, और ये कहता है कि आ जाओ, मैं दाई याओ हैंग डर के नहीं भागूंगा, और तुम बस देखना कि मैं कैसे इसे ब्लॉक करता हूँ। और इस तरफ जिया होंगचन मन में कहता है कि ओ लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन बेटा तुम इसके लिए पछताओगे। और ये सारे अटैक्स दाई याओ हैंग की तरफ बढ़ी रहे होते हैं कि तभी जियांगनान इन सभी अटैक्स से बीच में आ जाती है। और जियांगनान को इन अटैक्स से बीच में आता देख दाई याओ हैंग और जिया होंगचन हैरान तो होते ही हैं, लेकिन जू सांसी के लिए तो सांसें थम से ही जाती हैं। और तभी हम दाई याओ हैंग के आगे नान को देखते हैं, जो कि इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए आ गई थी। और तभी जिया होंगचन के कैनन्स के सारे अटैक इसके ऊपर लगने लगते हैं, और यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से धमाके होने लगते हैं। और इतने सारे खतरनाक धमाकों के बीच में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है, और इस नजारे को देख के जू सांसी की सटक जाती है, और ये आपे से बाहर होने लगता है। और ये आपे से बाहर होके अपने बेजर्क मोड में आने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मा ज़्यादा इसके पीछे आ जाती है और इसे कनपट्टी पे धर देती है, और इसे स्टेज के बाहर निकाल फेंकती है, और कहती है कि पहले तुम जाके थोड़ा शांत होके आओ। और इस चीज को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि इसने तो अपने खुद के टीममेट को बाहर निकाल फेंका, समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे ये क्या चल रहा है। और इस तरफ टीचर वांग भी अपना दिल थाम के बैठे हुए होते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया मा ज़्यादा, तुमने काफी बढ़िया किया, और अंत में ये एक कैप्टन के रूप में बिल्कुल सही है। और तभी हम मा ज़्यादा की तरफ चैन फई को आते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और ये चिल्लाते हुए कहता है कि खूनी मैं तुमसे लिंजी का बदला लूंगा। और चैन फई के साथ साथ इसके 2 साथियों ने भी मा ज़्यादा के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और ये कहते हैं कि इसे घेर लो, इसे किसी भी हालत में यहाँ से मत जाने देना। और हम देखते हैं कि इन तीनों ने मिलके मा ज़्यादा को घेर के उस अकेले के ऊपर मिलके अटैक कर दिया होता है। और इस नजारे को देख के वांग डोंग और यह काफी तगड़े शॉक्ड होते हैं, और ये कहते हैं कि ये तो कितना बड़ा है, आखिर उनकी टीम में कोई कैसे स्पिरिट बीस्ट हो सकता है। तो वांग डोंग बताता है कि ये जाइंट एप 10,000 स्पिरिट बीस्ट है, और सोचा नहीं था कि मा जुलोंग की जो स्पिरिट एसेंस है उसे इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तभी मा जुलोंग ने भी अटैक कर दिया होता है, और इस नजारे को देख के यो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर केयरफुल रहना। और फिर हमें जिया होंगचन की तरफ की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके काफी सारे कैनन्स के अटैक्स ने तबाही मचा रखी होती है, और ये सभी अटैक्स एक ही जगह पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, और वहाँ पे काफी तगड़ा बूम बाम हो रहा होता है। और इस चीज को देख के खुद होंगचन भी काफी हैरान होता है, और मन में कहता है कि आखिर ये कौन था, और इसने तो सारे मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया है। वैसे तो ये काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन बदकिस्मती से ये उन लोगों में से एक है, और मैं सच में इस जैसी सुंदरी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। सच में ये तो काफी बुरा हुआ, और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक कि अगर वो लड़की मरी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होगा। और तभी उस बूम बाम के बीच में से नान निकल के बाहर आती है, और इसे अपनी तरफ आता देख जिया होंगचन की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं, और ये चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो मेरे कैनन्स के अटैक्स के धमाकों को पार करके मेरी तरफ ही आई जा रही है, आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और फिर जिया होंगचन मन में कहता है कि सिस्टर क्या तुम गॉड हो। और तभी जियांगनान अपनी किसी तरीके की एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से होंगचन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और जिया होंगचन कहता है कि ये कितना ज्यादा हैवी है, ऐसा लग रहा है कि मेरे कैनन्स का जो वजन है वो कई गुना बढ़ गया है, और लगता है कि अब मैं इन्हें नहीं संभाल सकता हूँ। और तभी जिया होंगचन के सारे कैनन्स नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जब जिया होंगचन नीचे अपने कैनन्स को देख रहा होता है तो जियांगनान इस मौके का फायदा उठा के जंप लगा के जिया होंगचन के ऊपर आ जाती है, और फिर इसकी गर्दन को अपने पैरों में फंसा लेती है, और इस वजह से जिया होंगचन खुद भी
काफी हैरान होता है और इसे जब तक कुछ समझ में आ पाता नान ने इसे उठा के फेंक दिया होता है। और जब जिया होंगचेन उड़ता हुआ जा रहा होता तब ये मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई हो। और इसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें अब पता चलता है कि जियांग नान ने अपनी एबिलिटी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल किया था जिया होंगचेन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, जिसके बाद इसने अपनी दूसरी एबिलिटी को इस्तेमाल किया जिससे कि ये वेट को कंट्रोल कर सकती है। और इसका इस्तेमाल करके इसने जिया होंगचेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला। और क्योंकि ये फोर्सफुली ज्यादा समय तक अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे इंटरनल डैमेज से सफर करना पड़ा और ये बेहोश हो गई। और फिर हम जिया होंगचेन को हवा के अंदर उड़ते हुए देखते हैं जिसे जियांग नान ने उठा के फेंक दिया था। और तभी दाई याओहेंग और बै बै इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इस तरफ दाई याओहेंग गुस्से से अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी स्वाद चखने की कि हमारी स्पिरिट एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इन दोनों को अटैक करता देख जिया होंगचेन अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि ये तो दाई याओहेंग की 10,000 स्पिरिट एबिलिटी है, मुझे इससे काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। और इस तरफ जज बैटल को नर्वसली ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि ये एक और मौत नहीं होने दे सकता था, खासकर इनमें से जब एक सनमून किंगडम का प्रोडिगी हो। और इस तरफ जिया होंगचेन इन दोनों को अटैक करता देख चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और चलो अब मैं तुम्हें अपनी 10,000 ईयर स्पिरिट एबिलिटी दिखाता हूँ। और इतना कहकर जिया होंगचेन अपनी किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जिस वजह से इसकी पूरी बॉडी गोल्डन लिक्विड में बदलने लग जाती है। और इस तरफ दाई याओहेंग ने अपना पूरा जोर लगा के जिया होंगचेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसका अटैक लगने से पहले ही जिया होंगचेन पूरी तरीके से गोल्डन लिक्विड में बदल जाता है और यहाँ से बच के भागने लगता है। और इसे इस तरीके से गोल्डन लिक्विड में बदलता देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है। और जब जिया होंगचेन गोल्डन लिक्विड की फॉर्म में इनसे बच के भाग रहा होता है, लेकिन तभी बै बै यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी मत। इतना कह के बै बै अपने लाइटनिंग से अटैक कर देता है जिया होंगचेन के ऊपर जो कि गोल्डन लिक्विड की फॉर्म में होता है। और बै बै का ये लाइटनिंग अटैक वाकई में काफी खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के मैंग होंगचेन को भी जिया होंगचेन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। और जैसे तैसे ये गोल्डन लिक्विड इन दोनों की पकड़ के बीच से निकलता है और इनसे दूर जाके इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जिया होंगचेन अपनी ह्यूमन शेप लेने लगता है तो इसके मुंह से काफी खून निकलता है। और जब ये पूरी तरीके से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है तब जाके पता चलता है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिस वजह से इसे स्टेज के बाहर आना पड़ा। और मैंग होंगचेन जिया होंगचेन को संभालते हुए पूछती है कि ब्रदर क्या आप ठीक हैं? और जिया होंगचेन कहता है कि धत तेरे की, मुझे काफी ज्यादा हेवी डैमेज से सफर करना पड़ा और सच में शेरेक के तो ये सभी ही मॉन्स्टर्स हैं। और तभी इस भीड़ में से एक और दर्दनाक और डरावनी चीख बाहर निकल के आई। और इस चीख को सुन के ये दोनों ही भाई बहन थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि ये चीख वहाँ से आई थी जहाँ पे इनके कुछ मेंबर्स ने मा जियाओ को घेर रखा था। और मा जुनलोंग की आंखों में जिसकी इमेज जलती हुई दिख रही थी वो इसके फ्रेंड चेन फई की थी, जिसका शरीर पूरी तरीके से काफी बुरी तरीके से जल चुका था। और इस चीज को देख के मा जुनलोंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चेन फई। और इस तरीके से सनमून किंगडम का एक और कॉम्बेटेंट मर चुका होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन फई के साथ साथ इसके दो और साथियों ने मा जियाओ के ऊपर मिलके अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के यो चिल्लाते हुए मा जियाओ को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और इन तीनों को एक साथ अटैक करते देख मा जियाओ मन में कहती है कि समय हो गया है अटैक करने का, चलो इन लोगों को भी डेमोनिक फायर की ट्रू पावर को फील करने दो। और फिर मा जियाओ एक डार्क फ्लेम बॉल बनाने लगती है और ये स्पिरिट टेक्निक कंप्रेशन को यूज कर रही होती है जिससे कि दो या दो से ज्यादा स्पिरिट टेक्निक्स को एक साथ कंप्रेस किया जा सकता है, जो कि शेरेक की हिडन टेक्निक्स में से एक है। और ऐसा करते हुए मा जियाओ डार्क फियोनिक्स का अटैक को तैयार कर रही होती है। और जैसे ही मा जियाओ का ये अटैक तैयार हो जाता है तो फिर ये अपने डार्क फियोनिक्स से अटैक कर देती है। और तभी वो जाइंट एप बीस्ट मा जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मा जियाओ अपना डार्क फियोनिक्स का अटैक करने के बाद इसके अटैक को डॉज करते हुए स्टेज के बाहर जंप लगा के आ जाती है। और इस
चीज को देख के ये बीस्ट भी हैरान होता है और कहता है कि क्या इसने हार मान ली है। और तभी चैन फाई अपनी तरफ डार्क फीनिक्स को आते हुए देखता है तो ये समझ जाता है कि असली टारगेट यही है। और इस चीज को देख के मा जुलोंग चिल्लाते हुए चैन फाई को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और इस तरफ चैन फाई मन में कहता है कि ये डार्क फीनिक्स उतना भी फास्ट नहीं है, मेरी प्यारी बहन मेरी एबिलिटी लाइटनिंग फ्लैश बर्ड की है जिसे स्पीड के लिए भी जाना जाता है। तो फिर तुम तो जान ही गई होगी ना कि मैं इससे आसानी से बच सकता हूँ। लेकिन इस समय जज पूरी सावधानी के साथ अपना सारा ध्यान जिया होंगचेन के ऊपर ही दे रखा होता है और चैन फाई को भी पूरा विश्वास होता है कि वो डार्क फिनिक्स के इस अटैक से बच सकता है। लेकिन मा जियाओता का ये अटैक आखिर इतना भी सिंपल कैसे हो सकता था। और जब डार्क फिनिक्स चैन फाई के पास से उड़ते हुए जा रहा था लेकिन तभी अचानक से डार्क कलर की फ्लेम्स की जो हीट थी वो फैलने लगी और ये हाई टेम्परेचर चारों तरफ फैलने लगा। और इस चीज को देख के चैन फाई को भी समझ में आ गया होता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कुछ कर पाता उससे पहले ही इस हाई टेम्परेचर हीट ने इसकी आधी बॉडी को निगल लिया होता है। और चैन फाई के भी दिमाग में घुस गया होता है कि ये अटैक कोई मजाक नहीं है बल्कि ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए इनविंसिबल शील्ड को यूज करता है। और जैसे ये डार्क फिनिक्स इस इनविंसिबल शील्ड से टकराती है तो मा जियाओता के पीछे स्टेज पे एक काफी तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सीन वाकई में देखने में काफी गजब का होता है। और इस चीज ने मा जुलोंग को अंदर तक हिला के रख दिया होता है। और जब ये अपनी नजरों के सामने चैन फाई के शरीर को जलता हुआ देखता है तो ये काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चैन फाई। और इस घटना की वजह से जज का भी इस तरफ ध्यान आ जाता है, लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इस नजारे को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है कि ये तो सच्ची में काफी ज्यादा डरावना था और इसकी हीट को तो यहाँ तक कि यहाँ से भी फील किया जा सकता है। तो सोचो कि ये वहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ तक कि इसकी वजह से तो सन मून किंगडम के एक और मेंबर की मौत हो गई है। और चैन फाई को मरता देख इनका कोच भी काफी हैरान परेशान होता है और 2 लोगों की मौत की वजह से सन मून किंगडम के जो बाकी के मेंबर्स थे वो सभी ही बर्जर्क मोड में आ जाते हैं और ये सभी ही अपने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल स्प्लिट वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। और इतने ज्यादा क्रोध में आके ये लोग अपनी पूरी ताकत से शेरेक टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और मा जुलोंग गुस्से में कहता है कि इन लोगों ने तो हद ही कर दी, इन सभी को ही तबाह कर दो जिससे कि हम अपने भाई लोगों का बदला ले सकें। और इन लोगों को इस तरीके से अटैक करता देख दाई याओ हेंग भी इनसे लड़ने के लिए आगे आने लगता है और कहता है कि आ जाओ, वैसे भी तुमसे डरता कौन है, मैं अकेला ही तुम सभी को पीट दूंगा। और इस सिचुएशन को देखते हुए भाई भाई चिल्लाते हुए कहता है कि जज हम इस मैच से समर्पण करते हैं। और भाई भाई को ऐसा करता देख दाई याओ हेंग भी काफी चौंक जाता है और एक बारी भाई भाई जैसे ये अनाउंस करता है तो जज तुरंत ही एक्शन में आ जाता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड को रिलीज करता है जो कि सन मून किंगडम की तरफ से आ रहे सारे अटैक से सामने टिक सके, क्योंकि इसकी भी इच्छा नहीं थी कि यहाँ पे और भी ज्यादा मौतें हों। और भाई भाई ने जो टीम की तरफ से समर्पण कर दिया था तो इस वजह से दाई याओ हेंग को भाई भाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये गुस्से में आके भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था, हम उनसे अब भी लड़ सकते थे और जीत को अपनी तरफ ला सकते थे। तो भाई भाई कहता है कि सीनियर ये सब कुछ टीचर वांग की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है और उन्होंने मुझे तब ऐसा करने के लिए कहा था जब मुझे लगे कि हम निश्चित रूप से दुश्मन के अटैक के सामने नहीं टिक सकते हैं। और वैसे तो दाई याओ हेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये अपने आप पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही भड़क गया था क्योंकि जियांग नान ने उस अटैक को मेरे लिए अपने ऊपर लिया था, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। जबकि भाई भाई मन में कहता है कि मुझे लगता है कि सीनियर अपने फादर के सामने जीत को हासिल करना चाहते थे, जिसपे भाई भाई कहता है कि कोई बात नहीं, आगे आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आप अपना पूरा जोर लगा के लड़ सकेंगे। और इस चीज को देखते हुए टीचर वांग सोचते हुए मन में कहते हैं कि ये काफी बढ़िया था और वाकई में भाई भाई के अंदर कैप्टन बनने का पोटेंशियल है। और इसी के साथ ये मैच खत्म हो गया होता है, लेकिन जो सन मून किंगडम के मेंबर्स थे वो गुस्से की आग में जल रहे होते हैं और इनमें से एक कहता है कि ये मत सोचना कि ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये शेरेक से भिड़ने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जज आ जाता है और ये कहता है कि दोनों ही साइड रुक जाओ, विजेता डिसाइड हो चुका है, लेकिन अगर तुम लोग अब भी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम लोगों को रोकने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। और अगर यहाँ पे जज नहीं होता तो ये लोग चार्ज कर चुके होते और शेरेक की टीम के साथ मरते दम तक लड़ते और फर्स्ट राउंड की टीम मैच में रॉयल सन मून अकेडमी जीत गई होती है। और अब इंडिविजुअल मैचेस होने थे, इसलिए दोनों ही साइड्स को 5 मिनट का रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। और जब ऑडियंस को पता चलता है कि शेरेक हार चुकी है तो इन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शेरेक हार जाए। तो दूसरा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि सन मून किंगडम जीत चुकी है। तो एक जना कहता है कि कमीने ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और इस तरीके से दोनों ही
ही साइड्स की ऑडियंस की तकरार होने लगती है और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हुआ कहता है कि सभी चुप हो जाएं। दोनों ही साइड्स अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ी हैं और कंपटीशन के अंदर हारना जीतना तो एक नॉर्मल चीज होती है और मैं यहाँ पे किसी को भी इनके मैचेस को बर्बाद नहीं करने दूंगा। और व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ये जो कुछ शब्द कहे थे तो इससे पूरा क्राउड शांत हो जाता है और फिर हमें शेरेक का रेस्टिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ या जो कर सकता था वो सब कुछ करता है माजियाता के अंदर जो डिमोनिक फायर होती है उसे काबू करने में। और इनके ही पास खड़ा हुआ वांग डोंग मन में कहता है कि ये कितनी ज्यादा डरावनी हीट है, ये डिमोनिक फायर तो सच में काफी ज्यादा डरावनी है। और इस तरफ माजियाता कहती है कि चलो इतना काफी है, अब मैं ठीक हूँ, अब जल्दी से अपनी स्पिरिट स्ट्रेंथ को रिकवर करो क्योंकि शायद तुम्हें भी बाद में लड़ने के लिए जाना पड़े। और तभी यह देखता है कि जू सांसी को होश आ गया होता है जो कि होश में आते ही नान को याद करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नान का बदला लेने के लिए उन सभी कमीनों को मार दूंगा। और ये इसी तरीके से और भी गुस्से में आने लगता है लेकिन तभी बैबी एक काफी जोरदार झापड़ सांसी के रख देता है और इससे शांत होने के लिए कहता है। और एक काफी तगड़ा झापड़ खाने के बाद सांसी को होश आता है तो ये पूछता है कि नान कैसी है। तो टीचर वांग बताते हैं कि उसने काफी ज्यादा डैमेज लिया है इसलिए वो अब भी अनकॉन्शियस है लेकिन उसकी लाइफ खतरे से बाहर है। सांसी क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें इंडिविजुअल मैचेस में पहले जाने दूंगा। और टीचर वांग की इस बात को सुनकर सांसी कहता है कि बहुत अच्छे, मैं उन सभी को ही मार दूंगा। और फिर सांसी टेबल के ऊपर बैठ के चुपचाप इंतजार करने लगता है। और इस तरफ टीचर वांग खड़े होकर सोचते हुए मन में कहते हैं कि टीम बैटल की जो स्ट्रेटेजी थी वो अच्छी रही और होना हो माजियाता और बाई इस मैच के MVP हैं। और टीचर वांग की स्ट्रेटेजी सभी को ही प्रोटेक्ट करने की थी और साथ ही साथ अपोजिट टीम को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की भी थी जिससे कि वो अगले 2 राउंड्स के लिए कमजोर हो जाएं। और जियांग नान की इंजरी से हमारे इंडिविजुअल मैचेस के चांसेस पे असर नहीं पड़ेगा लेकिन नान की इंजरी की वजह से सांसी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हाइपर हो चुका है अगले मैच के लिए। लेकिन हमारे प्लान के अंदर 2 लोगों का मरना नहीं था और वास्तव में माजियाता की एक्सप्लोसिव पावर काफी ज्यादा डरावनी है। और जियांग नान ने जो उस अटैक को लेके अपनी जिंदगी को खतरे में डाला तो इसके एक्शन ने मुझे भी अंदर तक हिला के रख दिया है। और वो अच्छे से जानती थी कि वो सांसी के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लगता है कि वो ऐसा करके टीम के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना चाहती थी। और फिर हमें टीम सन मून रेस्टिंग एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे जिया होंगचेन कहता है कि नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ और मैं हर हालत में लड़ूंगा। तो इसका कोच कहता है कि जिया होंगचेन शांत हो जाओ और अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकूंगा। और इस वजह से जिया होंगचेन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये मन में कहता है कि ये पहली बार है जब मैं सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हुआ। और फिर जिया होंगचेन कहता है कि चिंता मत करिए, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं फाइट जरूर करूंगा। तो कोच कहता है कि अगर आप ऐसे ही जिद करते रहे तो तब आप गुस्सा मत होना जब मैं इस चीज को ग्रैंडपा को बताऊंगा। और तभी मैंगचेन कहती है कि टीचर, ब्रदर के अकेले लड़ने की बजाय क्यों ना आप मुझे ब्रदर के साथ ही लड़ने दें, इस तरीके से हम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को भी दिखा पाएंगे। और कोच भी इन दोनों की फैमिलीज को नाराज नहीं कर सकता था इसलिए ये मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल मैच में तुम नहीं जाओगे और लास्ट राउंड का इंतजार करो जहाँ पे 2v2, 2v2, 2v3 मैच होंगे। और इनकी इस बात को होंगचेन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और फिर ये युहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि उस तरीके से इससे लड़ना और भी बेहतर रहेगा। वो युहाओ, चलो देखते हैं कि हम में से कौन असली जीनियस है। और फिर सेकंड राउंड के इंडिविजुअल मैचेस को शुरू कर दिया जाता है जहाँ पे ऑडियंस शेरेक को गुड लक कह रही होती है और फिर जज दोनों ही टीम्स को अपने पहले कॉम्बिटेंट्स को भेजने के लिए कहता है। और ऑडियंस कहती है कि शेरेक तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि अगर तुम दोबारा से हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सन मून रॉयल अकेडमी का जो पहला फाइटर आता है वो ली यिन होता है और ये कहता है कि शेरेक, तुम उस चीज को जरूर सफर करोगे जो तुमने किया है और मैं जरूर अपने भाइयों का बदला लूंगा। और तभी बेबी कहता है कि सांसी, अब तुम्हारी बारी आ गई है जाने की। और जैसे ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि सांसी यहाँ से पहले ही जंप लगा के जा चुका होता है। और वांग डोंग हैरान होते हुए मन में कहता है कि उन्हें बेंच को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं थी, जबकि बेबी कहता है कि ये लड़का भी ना इंतजार नहीं कर सकता है। और तभी हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे सांसी ने काफी खतरनाक एंट्री मारी होती है और इसमें से काफी ज्यादा डेडली और अभी बाहर निकल रहा होता है। और ये एक पल गवाए बिना अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है और बिना एक शब्द कहे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी टीचर वहां के सांसी को देख के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये उसे देखते हुए मन में कहते हैं कि ये तो अपनी ज़्वानवू एनर्जी को बाहर निकालने लगा है, मतलब कि ये अपने अवेकन स्टेज के अंदर एंटर कर चुका है, जिस वजह से जो ज़्वानमिंग शील्ड होती है वो ज़्वानवू शील्ड के अंदर बदलने लगती है। और इस तरफ सांसी कहता है कि तुमने नान को इंजर्ड करने की हिम्मत की और तुम लोगों ने उसी वुमेन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है जिसे मैं
अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अब तुम सभी के सभी ही मारे जाओगे। और वाकई में ये सीन देखने में काफी ज्यादा गजब का लग रहा होता है। और इस तरफ नान को भी होश आने लगा था और अब सांसी क्या गुल खिलाता है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोल इंटू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे मैच शुरू होता है तो जू सांसी एक धमाके के साथ काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जू सांसी को अपनी तरफ आता देख ली हाउ एडिशनल सोल गाइड कैनन से अटैक करते हुए कहता है कि आ जाओ मेरे गुस्से का क्रोध का स्वाद चखो, शहर के तुम सभी लोग ही कमीने हो। और ली के अटैक जू सांसी की सील से टकराने लगते हैं और इस चीज को देख के जिया होंगचन मन में कहता है कि कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि फायर बॉल्स का जो एक्सप्लोजन है वो कुछ सेकंड बाद से हो रहा है। और इस तरह बाई बाई यूहा और वांग डोंग से कहता है कि शील्ड के ऊपर जो वाटर सब्सटेंस है उस पे ध्यान दो। और देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि फायर बॉल सरफेस के ऊपर अटक गई हो और तो और ये वाटर की वजह से स्लो हो गई हैं, इसलिए एक्सप्लोजन की टाइमिंग गड़बड़ आ गई है जिस वजह से फायर बॉल की पावर घट जाती है। और ऐसा करने के लिए ये जुआनवू पावर को यूज कर रहा है और क्योंकि सांसी की शील्ड अटैक मोड में है और इसके गुस्से की वजह से इसकी सारी टेक्निक्स और पावर काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है। और अब ये जो भी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव है। और लीन के भी होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि इसके कोई भी अटैक जू सांसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये जू सांसी को रोकने के लिए फायर नेट से अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाओगे। और यह भी इतने बड़े अटैक को देख के काफी चौंक जाता है और लीन मन में कहता है कि तुम इससे बच के भाग नहीं सकते हो। और जू सांसी इसके अटैक की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन तभी जू सांसी अपनी किसी तरीके की स्किल को यूज करता है जिस वजह से ली को एक पल के लिए चक्कर से आ जाते हैं। और इस एक पल के अंदर ही जू सांसी अचानक से इसके सामने अपीयर हो जाता है और इसके गले को पकड़ के अत पर हवा में टांग लेता है। और जू सांसी इससे अपनी डरावनी आवाज में कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ। और इस चीज को देख के मा जुलोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और इसने एकदम से अपने आप को लियान के आगे कैसे भेजा। और इसकी एबिलिटी तो किसी के साथ पोजीशन को स्विच करने की थी ना। और बाई बाई बताता है कि इसकी ये एबिलिटी भी अपग्रेड हो चुकी है। और फिर जू सांसी लियान से कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कह के ये इसके ऊपर जुआनवू पावर स्ट्रेंथिंग कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर जुआनविंग डीमन स्ट्राइक के साथ साथ मल्टीपल जुआनविंग शॉक से अटैक कर देता है। और जू सांसी का ये कंबाइन अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस अटैक को देख के यहाँ तक बाई बाई भी हैरान होता है और ये कहता है कि लियान को तो इस अटैक से नॉक्ड होकर दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसे अंदर खींचा जा रहा हो। और क्योंकि सांसी अब भी जुआनमिन ज़ेन को रिलीज कर रहा है जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है, उस वजह से लियान की जिंदगी खतरे में है। और लियान की जिंदगी को खतरे में देख के मा जुलोंग चिल्लाते हुए जज से उसे बचाने के लिए कहता है। और इस तरफ लियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और तभी जज यहाँ पे आ जाता है और लियान को जू सांसी से दूर कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और कहता है कि बहुत हुआ, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। और जज ने जो जू सांसी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की थी तो इस वजह से इसके हाथ में दर्द होने लगता है और इसका हाथ भी कांपने लगा था। और इस वजह से जज भी खुद हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि इसकी कितनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ है। और इसी वजह से लियान की बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा हेवी डैमेज से सफर कर रहे हैं। और अच्छा हुआ कि मैं समय पे यहाँ पे आ गया, नहीं तो सच में ये इसे भी मार चुका होता। और इस तरफ सांसी अभी भी जज को काफी ज्यादा गुस्से में घूरे जा रहा होता है और पहले राउंड के इंडिविजुअल मैच में शेरेक जीत गया होता है और ऑडियंस कहती है कि शेरेक तो सच में अमेजिंग है और जू सांसी तो कितना ज्यादा कूल है जो इसने इतनी खतरनाक तरीके से जीत को हासिल किया है। और जज भी अगले राउंड के सेकंड मैच के लिए सन मून किंगडम के अगले फाइटर को तैयार हो जाने के लिए कहता है। और इस तरफ सांसी किसी तरीके की गोल्डन चीज को इस्तेमाल करता है और इसे ऐसा करता देख बाई बाई को भी इसकी चिंता होने लगती है और ये कहता है कि ये सांसी तो सच में एक नंबर का इडियट है जो ये अपनी स्पिरिट एजेंस को रोक के फोर्सफुली इसे इस्तेमाल करके लड़ना जारी रखना चाहता है। और तभी वांग डोंग कहता है कि सीनियर सांसी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो उन सातों को ही अकेले हरा सकते हैं। तो बाई बाई कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है और ये इस तरीके से बरकरार रहने के लिए अपनी लाइफ फोर्स को इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके से ये अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा है क्योंकि सिर्फ ये कुछ समय के लिए ही इतनी एक्सप्लोसिव पावर को इस्तेमाल कर सकता
लगता है और एक बारी जो ये खत्म हो गई तो इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और इस तरफ नान भी होश में आ गई होती है और मन में कहती है कि सांसी क्या ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। लेकिन और तभी सेकंड राउंड का सेकंड मैच भी शुरू होने लगता है और इस मैच के लिए सन मून टीम ने चैन को भेजा होता है और इस बारी काफी सारे लोग रॉयल एकेडमी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और चैन स्टेज पे आते हुए मन में कहता है कि कमीने, तुमने मेरे ही सामने मेरे बड़े भाई को मारने की हिम्मत की, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा और मैं शेरेक के फाइटरों को जान से मार दूंगा। और इस तरह माजुलोंग चिल्लाते हुए कहता है कि चैन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना, पहले ही हमने काफी लोगों को खो दिया है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो चैन काफी तेजी से जू सांसी की तरफ चार्ज करने लगता है और चैन की इतनी ज्यादा तेज रफ्तार को देख के वांग डोंग भी चौंक गया होता है और कहता है कि ये तो शुरुआत में ही क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगे और इसकी भी सिमिलर फ्लैश बर्ड स्पिरिट एजेंस है और यहाँ तक कि ये तो अपने भाई से भी कहीं ज्यादा तेज है। और भाई भाई कहता है कि ये क्लोज रेंज सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल कर रहा है और तो और इसके स्पिरिट एजेंस की वजह से इसे डबल फायदा है और इसी वजह से इसके पास क्लोज कॉम्बैट के अंदर सांसी के ऊपर एडवांटेज है। और हम देखते हैं कि चैन एक के बाद एक करके सांसी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है जिन्हें सांसी अपने शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है और चैन ऐसे अटैक करते करते जू सांसी को कोने तक ले आता है और चैन को ऐसा करता देख मारुलोंग खुश होता है और खुश होते हुए कहता है कि चैन बिल्कुल ऐसे ही करते रहो और इसे फील्ड से बाहर निकाल फेंको और हम आसानी से जीत जाएंगे। और इस तरफ चैन काफी गुस्से से मन में कहता है कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा और ये अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और मन में कहता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और इस वजह से मारुलोंग को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने, ये तू क्या कर रहा है और अचानक से इसने क्यों अपने अटैक करने की डायरेक्शन को बदल दिया। शिट, ये तो अपने भाई चैन फई का बदला लेना चाहता है, ये बंदा भी ना। और इस तरफ चैन का गुस्सा बढ़ने लगा था और ये मन में कहता है कि मुझे इसे मारने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और तभी ये माइक्रो एक्सप्लोसिव बुलेट का इस्तेमाल करता है जो कि जू सांसी के पास में ब्लास्ट होती है और इस तरीके से इसे जू सांसी के ऊपर एक आत्मघाती अटैक करने का मौका मिल जाता है। और चैन इस मौके का फायदा उठा के जू सांसी को मारने की कोशिश करता है और जज भी इनकी बैटल को काफी ध्यान से देख रहा होता है। और जैसे चैन को मौका मिला वैसे ही इसने अपने वेपन को जू सांसी के सीने के आर पार कर दिया और इस चीज को देख के नान को भी काफी तगड़ा वाला सदमा लगा होता है। और इस तरफ चैन का वेपन सांसी के आर पार हो रखा होता है जिस वजह से सांसी के सीने में से और मुंह में से खून निकलने लगता है। और सांसी की ऐसी हालत को देख के नान काफी जोर से नहीं चिल्लाती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। और इस तरफ चैन ऐसा करके खुश होने लगता है और ये मन में कहता है कि ब्रदर, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया। और ये खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब जू सांसी ट्रांसफॉर्म हो चुका था और जू सांसी ने इसके हाथ को भी पकड़ लिया होता है। और ये मन में कहता है कि नान, मैंने तुम्हें सुन लिया और लगता है कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। चिंता मत करो, अब सब ठीक होने वाला है। और हम देखते हैं कि जू सांसी का जो ब्लड निकला था वो एक तरीके की ब्लड रेड एनर्जी में बदल जाता है और चैन को चारों तरफ से घेर लेता है। और जू सांसी ने भी इसे अतपर हवा में टांग लिया होता है और चैन को भी समझ में आ जाता है कि इसने जानबूझकर ही ओपनिंग दिखाई थी और ये अच्छे से जानता था कि जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसने इस मौके का फायदा उठा के मुझे पकड़ लिया है। और इस तरफ ये कोच कहता है कि इसमें से तो एक डरावने बीस्ट की फीलिंग आ रही है, जज हम गिव अप करते हैं, जल्दी से उसे जाके बचाइए। और इस चीज को सुनते ही जज इन्हें रुकने के लिए कहता है और ये जाके चैन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जू सांसी के ब्लड ने जो चैन को चारों तरफ से घेर रखा था उस वजह से जज भी इसके करीब नहीं पहुंच पाता है। और ये काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि यहाँ तक कि इससे मुझे भी डर महसूस होने लगा है। और इस तरह वांग डोंग भाई भाई से पूछता है कि सांसी क्या कर रहे हैं तो भाई भाई से बताता है कि देख के ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपने इस अवेकन फॉर्म में इसे समन करने के बदले अपनी लाइफ फोर्स को एक्सचेंज कर रहा है। और इस तरफ सांसी मन में कहता है कि मैं डेफिनेटली जीतूंगा, जिसके बाद ये चैन को गुड बाय कह देता है और फिर ये अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करता है। और इस नजारे को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो जवान बीस्ट आ गया हो और जू सांसी इसकी पावर को यूज करके चैन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को देख के किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये इस नजारे को देखते हुए कहता है कि एंशिएंट स्पिरिट गॉड के ब्लड लाइन की पावर ये होती है। और इस तरफ मारुलोंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चैन, और ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी जायंट बीस्ट को देखा हो। और देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा तो सच्ची में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर भाई भाई कहता है कि लेकिन इसकी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से सांसी बस इसे कुछ पलों के लिए ही समन कर सकता है, नहीं तो ये सच्ची में मर जाएगा। और
चैन के सिर को उड़ाने के बाद जू सांसी अनकॉन्शियस होकर स्टेज पे गिर जाता है और इस तरीके से टीम सन मून ने अपने एक और टीममेट को खो दिया होता है और इस वजह से इनकी टीम विनाश पर उतर आई और ये सभी ही स्टेज पे आ जाते हैं और अनकॉन्शियस पड़े हुए जू सांसी के ऊपर अपने अपने अटैक्स को लॉन्च करने लगते हैं और अटैक करते हुए चिल्लाते हुए ये लोग कहते हैं कि कमीने हम तुझे मार देंगे हमारे भाई लोगों के बदले के लिए और इसे चारों तरफ से घेर लो और ध्यान रखना कि ये बच के जा ना पाए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।